देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि इसमें से कौन जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त, इसमें ये फर्स्ट नंबर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर प्रोटेनियम, ये भी क्या है कि आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है। ड्यूटेरियम ये भी है। तीसरा नंबर जो आप देख रहे हैं दोस्त, ट्रिटियम, ये भी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। मतलब ये तीनों है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दोस्त, ये सब उपयुक्त में सभी, ये चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये चारों के चारों जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। अब थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए कि अभी फिलहाल में आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन के 4 और जो है नए आइसोटोप खोजे गए हैं। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन का H1, H2, H2, 3 करके हो गया, 3 आइसोटोप हो गया, 4 और खोजे गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देख लिया जाए तो 7 आइसोटोप हो जाएंगे। तो 3 तो हमें पता है कि 3 जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, लेकिन 4 जो आया है उसे मतलब खोजा नहीं गया है, एक तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक में अवेलेबल नहीं है और अस्थायी तौर पे है, उसे ऑफिशियल अभी नहीं, उसे ऑफिशियली अनाउंस्ड किया गया है। ठीक है, तो जब आएगी तब देख लिया जाएगा ये चीजें। चलिए, फिलहाल अब क्या करते हैं, सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया कि आंखों का कौन सा भाग जो है आंखों के रंग को निर्धारित करता है। ठीक है, बहुतों लोगों को आप देखे होइएगा कि किसी किसी का रंग जो होता है आंखों का वो ब्राउन कलर का होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का जो है हल्का नीला करके होता है, तो ब्लू कलर का होता है। तो ये आंखों का रंग जो होता है अलग अलग, वो किसके वजह से होता है ये हमें जानना है। ठीक है, कौन जो है ये आंखों का रंग निर्धारित करता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, आप बता दीजिए कि ये आंखों का रंग जो निर्धारित करता है वो कौन करता है। देखिए, आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या, आइरिस। आइरिस क्या करता है कि आंखों का रंग निर्धारित करता है। जितने भी लोग होते हैं उस सबका देखिएगा कि अधिकांशतः जो है आंखों का रंग जो अलग अलग होता है वो किसमें होता है, वो आइरिस की वजह से होता है। आइरिस में आखिर ऐसा क्या होता है जिसके वजह से क्या होता है कि सबके आंखों का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आंखों के जो आइरिस होते हैं उस आइरिस में मेलानोसाइट्स करके सेल्स पाए जाते हैं। मेलानोसाइट्स करके सेल पाए जाते हैं जिसमें मेलानिन कोशिकाएं होती है। ठीक है, वो कोशिका मिल करके जो है उस आइरिस का जो है क्या करता है, आइरिस के अंदर मेलानोसाइट्स का निर्माण करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी लोगों का आंखें क्या होती है कि अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं कि देख लीजिए, ये सारे आपका जो है आंखों का कलर है, देख लीजिए कितने कितने परसेंट है, तो ये अलग अलग परसेंट करके जो है इतने जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेलानिन की वजह से कहिए, अब मेलानिन की वजह से ही क्या होता है कि आपको बताते हैं कि बहुतों लोगों का कलर जो होता है बालों का वो देखते हुए कि ब्राउन कलर का होता है या अलग अलग कलर के होते हैं बाल, या स्किन ही कहिए, किसी का गोरा स्किन होता है या किसी का सांवला स्किन होता है, या किसी का कोई व्हाइट एकदम से देखे होइएगा स्किन होता है। तो वो किस वजह से होता है दोस्त, वो होता है मेलानिन की वजह से। मेलानिन की वजह से ही क्या होता है कि आपका कलर चेंजेज होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मेलानिन भी दे सकता है या आइरिस भी दे सकता है, तो आइरिस को ही मार दीजिए इसमें अगर दिया हुआ था, नहीं तो मेलानिन भी दे देगा तो मेलानिन भी मार दीजिएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए, ये थर्ड नंबर दे दिया है कि मात्र कहता है कि 2 उत्तक कौन से है जो क्या करते हैं कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो हमारे शरीर में 2 ऐसे उत्तक का नाम बता देना है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। वैसे जितने भी अपने शरीर में, बॉडी में जितने भी सेल्स है, ठीक है, टिश्यूज हैं, वो सभी क्या करते हैं कि ब्लड से ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे 2 उत्तक का नाम बता देना है, 2 ऐसे टिश्यूज का नाम बताना है जो ब्लड से ऑक्सीजन को रिसीव नहीं करता है। ठीक है, देखिए आपको तो पहले बता देते हैं, तो एक तो नाखून हो गया। ठीक है, नाखून हो गया, जिसको काटिएगा तो दर्द नहीं होगा, मतलब कि यहां पे तक के क्या होता है कि ब्लड नहीं पहुंच पाता है, यहां तक के ऑक्सीजन नहीं लेता है ये। ठीक है, तो नाखून नहीं लेता है। दूसरी नंबर ये हेयर हो गया, बाल हो गया, तो बाल भी क्या करता है कि ब्लड यहां तक नहीं पहुंचता है, ये ब्लड से क्या करता है कि ऑक्सीजन लेने का काम नहीं करता है। तो इसमें बाल और नाखून को क्या कर सकते हैं आप, टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बाल आज है, ये बाल और नाखून भी मार सकते हैं। और उसके बाद जो है आप को बताते हैं कि कॉर्निया भी होता है। ठीक है, तो कॉर्निया इसमें दे दिया है ऑप्शन, वैसे तो इसको लगा सकते हैं। नाखून भी ले सकते हैं, तो नाखून भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाखून भी मार सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि मानव शरीर में कहता है कि सबसे छोटी हड्डी कहां होती है या कौन सी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम हमें पता ही है कि क्या होता है, स्टेपीज होता है। क्या होता है, स्टेपीज, जो कानों में पाई जाती है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
स्टेपीज कानों में होती है, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, ये आपका कान है, कान का जो है बाहरी भाग है, तीन भागों में जो है क्या किया गया है, कान को डिवाइडेड किया गया है। कान को तीन भाग में, एक तो बाहरी भाग है, एक तो मध्य भाग है, एक जो है आंतरिक भाग है। तो ये क्या होता है कि स्टेपीज जो होता है वो कान के अंदर ही होता है। सबसे छोटा जो देख रहे हैं घंटी की तरह जो होती है वो कान का स्टेपीज भाग होता है, घंटी की तरह जो होता है। सबसे छोटी हड्डी यही होती है कानों में। तो ये क्या करते हैं कि ध्वनि को अंदर जो है इंटरनल वाले पार्ट जो होता है उसको जाने की जो है अनुमति देता है। मतलब एक तरह से कहिए कि ध्वनि को, बाहरी ध्वनि को जो है अंदर ले जाने का काम करता है ये, जिसकी वजह से मस्तिष्क में हम लोग क्या करते हैं कि उस ध्वनि को जो है एनालाइज करते हैं, तब पहचानते हैं कि कौन सी ध्वनि किस तरह की है, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी आपका जो है स्टेपीज है। और सबसे बड़ी भी हड्डी पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कहता है कि कितना कुल जो है ऑक्सीजन और रक्त शरीर के मस्तिष्क द्वारा जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, इस सभी का अगर पीडीएफ आपको लेना होगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिया हुआ है। इस सबका पेपर का जितना पीडीएफ होगा सब आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए अगला ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कुल कितना ऑक्सीजन रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए नॉर्मल रूप में अगर आप रहते हैं, सिंपली जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप भी वैसे सिंपली अगर बात कर रहे हैं, तो ये मस्तिष्क जो होता है पूरे बॉडी का जान लीजिए कि कितना परसेंट ब्लड इस्तेमाल कर लेता है, तो 20%, कितना 20% इस्तेमाल करता है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 20% इस्तेमाल करता है। अब थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए इसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में बता देते हैं आपको कि मस्तिष्क में तो पूरे बॉडी का, ये मस्तिष्क जो होता है पूरे बॉडी का कितना परसेंट होता है, मात्र 5% होता है। लेकिन ब्लड अगर कहा जाए कि कितना यूज कर लेता है तो 20% ब्लड जो है ये मस्तिष्क यूज कर लेता है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कभी टेंशन ले लेते हैं, कभी चिंता कर लेते हैं, या कभी सोचने लगता है, या पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं, कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो कभी कभी आपके मस्तिष्क में क्या होता है कि दर्द होना शुरू हो जाता है, या ज्यादा सोच लेते हैं, या ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं मेंटलिटी तौर पे, तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है कि दर्द उठना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क फिजिकली नहीं, मेंटली अगर ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं, ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो उस समय आपका मस्तिष्क जो होता है वो अभी तो 20% नॉर्मली ब्लड यूज करता है ऑक्सीजन, और उस समय क्या होता है कि जब सोचते हैं, चिंतन ज्यादा करते हैं, उस समय पूरे शरीर का 50% जो होता है ये खुद ब्रेन जो है उसका यूज करना शुरू कर देता है। जान लीजिए ये चीजें कितना, 50%। सोच लीजिए कि पूरे शरीर का जब 50% जो है ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यूज होना शुरू हो जाएगा, और एक जो है तो कितना दर्द उठना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कहा होता है कि ज्यादा टेंशन लेने पे लोगों का सर जो है दर्द करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी ये स्ट्रोक आने की भी चांसेस होती है, इसलिए ज्यादा जो है पढ़ना भी घातक है और ज्यादा सोचना भी घातक है। इसलिए नॉर्मल रहिए, आराम से पढ़ते लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि राइनो वायरस जो होता है वो किस वजह से होती है, ये हमें जानना है, किस वजह से बनती है। देखिए राइनो वायरस जो होता है दोस्त, ये सर्दी जुकाम की वजह से होती है। क्या? सर्दी जुकाम की वजह से होती है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्दी जुकाम से राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा सा भार वाला होता है, ये थोड़ा जमीन पे ही रहता है और काफी ज्यादा समय तक के ये क्या होता है कि लाइव में रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप जो है क्या है, सर्दी जुकाम है, अगर खांसी उसी आ रही है या छींक मार रहे हैं, तो कम से कम रुमाल का इस्तेमाल अपने माउथ पे जो है किया कीजिए, क्योंकि ये राइनो वायरस होता है कि एक दूसरे से फैलने वाला होता है। तो जैसी छींक मारिएगा वैसे क्या होगा कि दूसरे के पास चला जाएगा, वैसे दूसरों को भी ये हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, राइनो वायरस जो है सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विटामिन B1 की कमी से कहता है कि कौन सी बीमारी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B1 को दोस्त थायमीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कभी कभी आपको दे देगा ये चीजें कि थायमीन का रासायनिक नाम, मतलब थायमीन जो है वो किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, ठीक है। थायमीन की कमी से आखिर होती कौन सी है बीमारी, ये थोड़ी सी जान लीजिए दोस्त। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। विटामिन B1 जानते होइएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? बेरी क्या होता है कि विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। बाकी ये जो देख रहे हैं रेक्टस देख रहे हैं, तो वो रेक्टस किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, मतलब हड्डी उड्डी सूख जाता है, वो रेक्टस होता है। रतौंधी आपको पता ही होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बाकी रक्त अल्पकता होता है, ये क्या होता है कि दोस्त ये आयरन की कमी से होता है, या ब्लड की कमी से क्या होता है कि रक्त अल्पकता होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेरी के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि बेरी जो होता है दोस्त, दो तरह के रोग होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के रोग होते हैं। एक तो बेक बेरी होता है, एक तो ड्राई बेरी होता है। बेक बेरी कहने का मतलब क्या होता है कि दोस्त आपका मुंह हाथ क्या होता है कि फूल जाता है, दम
बेरी बेरी में, ठीक है, ये वेट बेरी बेरी की बातें बता रहे हैं। और ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है कि आपकी जो होती है शरीर जो होती है वो पूरा सूख जाती है, पूरे तरह से हड्डी हड्डी बाहर निकल जाती है। तो विटामिन बी में दो तरह की ये बीमारी होती है आपको देखने के लिए, जिसका शरीर फूल जाता है विटामिन बी के कमी से, मतलब वेट बेरी बेरी, उसमें क्या होता है कि हार्ट से जो स्ट्रोक आने की चांसेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसमें बढ़ जाती है। बाकी सूखे में तो आप जानते हैं कि आपका शरीर जो है बिल्कुल सूख जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है कि के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, हमें यह जानना है। देखिए के का इस्तेमाल जो है, के का मतलब होता है केल्विन। केल्विन का इस्तेमाल हम लोग किसको मेजर करने के लिए करते हैं दोस्त, टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम लोग जो है केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, केल्विन। केल्विन में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पहले प्रकाश की गति का किसने मापा था। प्रकाश की गति जो है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले मेजर करने वाला, सबसे पहले मापने वाला कौन व्यक्ति था, हमें ये जानना है, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, ये रोमर साहब थे। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि रोमर साहब ने ही सबसे पहले क्या किया था कि प्रकाश की गति को मेजर किया था, ठीक है। प्रकाश की गति को मेजर किया था, प्रकाश की गति को मेजर किया था रोमन साहब ने भी। अब समझ लीजिए कि ये इन्होंने कल, रोमर साहब ने कब प्रकाश की गति को मेजर किया था, 1676 ईस्वी की बातें बता रहे हैं। 1676 ईस्वी में रोमर साहब ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मेजर किया था। लेकिन उससे पहले भी किसी ने कोशिश किया था प्रकाश की वेग को मेजर करने के लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे। कौन थे आखिर वो, तो दोस्त वो थे हमारे गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब भी एक बार कोशिश किए थे कि प्रकाश की गति को मेजर किया जाए। जब प्रकाश की गति मेजर नहीं हुई थी, यानी रोमर साहब पूरी तरह से प्रकाश की स्पीड नहीं बता दिए थे, तब ऐसा माना जाता था कि प्रकाश की गति जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, प्रकाश कहीं भी जा सकती है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई स्पीड मेजर नहीं किया जा सकता है। लेकिन रोमर साहब ने इस चीज को करके दिखाया कि नहीं, प्रकाश की गति होती है जो एक स्पीड से चलती है। उसको अगर एक तरह से कहिए तो दोस्त वो लेजर लाइट के थ्रू जो है, या परमाणु घड़ियों के द्वारा जो है लेजर लाइट की स्पीड को मेजर भी किया जाता है, ठीक है। तो गैलीलियो साहब प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिश किया था प्रकाश की वेग को मेजर करने के लिए, लेकिन उस अनसक्सेसफुल है। उसके बाद जो है रोमर साहब आ गए थे। रोमर साहब ने 1676 ईस्वी में प्रकाश की स्पीड को मेजर किया था। उनका मान उन्होंने दिया था कि 3 × 10⁸ जो है 8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से प्रकाश की चाल चलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है जो मानव के क्या होता है कि तन का एक हिस्सा होता है, मतलब पूरे बॉडी का एक हिस्सा होता है। सबसे बड़ा अणु जानना है, देख लीजिए, सब में दे दिया है क्रोमोसोम दे दिया है, क्रोमोसोम 1 2 3 4 दे दिया है, ठीक है। तो कौन से क्रोमोसोम, कौन से गुणसूत्र जो होता है वो मानव शरीर के, मानव तन में जो सबसे बड़ा अणु कहलाता है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त कि ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है अणु माना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, दे दिया है कि रेजिन क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए रेजिन क्या होता है दोस्त, रेजिन जो होता है एक साइबर अटैक प्लेटफॉर्म है। क्या है, साइबर अटैक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते ही क्या होगा कि आपके मोबाइल में एक तरह का मालवेयर आएगा। मालवेयर जब समझते हो, ये एक तरह का क्या होता है कि एंटीवायरस, वायरस करके कहिए, वायरस करके होता है, जो आपके मोबाइल में आने के बाद क्या होता है कि आपके सारे डाटा का जो है जानकारी लेने लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहां नेट चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, एक तरह का ये मॉनिटरिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो रेजिन क्या है कि एक मालवेयर होता है जो जान लीजिए कि वो जासूसी का काम करता है, ठीक है। क्या है, मालवेयर है, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा, थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, आपको दे दिया है कि ग्राफेन के बारे में सही नहीं है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर ग्राफेन होता क्या है, ठीक है। देखिए ग्राफेन जो होता है वो कार्बन परमाणु से ही बना हुआ एक पदार्थ होता है। लेकिन ग्राफेन जो होता है वो जान लीजिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्राफेन का सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर आपका, सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह 3 डायमेंशनल जो होता है, क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये ग्राफेन जो होता है। सो किस तरह का होता है थोड़ा दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये ग्राफेन है, देख रहे हैं ना, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है ग्राफेन जो होता है, सो ठीक है। लेकिन ये जो होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये आप जान लीजिए कि एक तरह से कहिए सबसे जो मजबूत जो देखते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पतला भी कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा बिजली और जो है सुचालक मान सकते हैं इस ग्राफेन को।
कार्बन परमाणु से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है जान लीजिए कि सौर ऊर्जा में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीजें जो है बड़े बड़े जो है इसरो जो होते हैं उसमें भी ग्राफीन का इस्तेमाल किए जाते हैं। और तापीय जो चालकता होता है जैसे थर्मल पावर सब होता है, प्लांट सब होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। काफी लचीला भी होता है ये जान लीजिए, काफी टिकाऊ भी होता है ये। ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए कि आप जानते होइएगा कि स्टील जो है सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। स्टील से 200 गुना कहिए कि ये जो होता है ग्राफीन जो होता है वो मजबूत होता है, स्टील से 200 गुना। एल्युमिनियम कहिए तो एल्युमिनियम से जो है 5 गुना जो है ज्यादा अधिक हल्का होता है। एल्युमिनियम सबसे हल्का माना जाता है ना धातु में। जो ड्यूरालिमीन का जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या होता है, ड्यूरालिमीन होता है, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज ये सब के चदरे बनाने में किया जाता है, वाहन के चदरे बनाने में किया जाता है हल्का की वजह से। लेकिन उससे भी 5 गुना हल्का ये आपका जो है क्या होता है कि ग्राफेन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की है। मतलब महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की, हमें यह जानना है। देखिए इसमें करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त कि ये सेकेंड नंबर आपका क्या, हैजा आपका जान लीजिए कि ये स्थानिक और महामारी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हैजा जो होता है, ये चीजें जान लीजिए कि जो बिब्रिया कोलेरा नामक क्या होता है कि जीवाणु होता है, उससे ये फैलता है हैजा जो होता है। और सबसे हैजा होने के बाद जो है आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हैजा जो होता है वो हमारे शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। तो हमारे अंग को जो होता है सबसे ज्यादा आंत को ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप होता है, सबसे अधिक टेम्परेचर हमें जानना है कि किसमें होता है। तो उष्मीय जो है जान लीजिए कि उष्मीय टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये भाप में होता है, सबसे ज्यादा उष्मीय मान होता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उष्मा को अगर टच कर लीजिएगा तो सबसे ज्यादा आपको जो है क्षति पहुंचने की डर रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इसी में होता है। ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रसारण का एक उदाहरण है। गैस प्रसारण का उदाहरण हमें जानना है कि गैस जो फैलता है वो उसका कौन सा उदाहरण है। तो पहला नंबर तो देख लीजिए, पहला नंबर ये दे दिया है को खाने की सुगंध, तो वो भी प्रसार होते हुए हमें सुगंध आता है। कहीं खाना बन रहा है, कहीं से सुगंध आ रहा है कि हाँ चलो वो चीजें बन रही है, तो ये किसके वजह से, गैस के प्रसार की वजह से हमें नाकों तक के वो सुगंध आता है, तभी हम पता लगा लेते हैं कि बाहर में कौन सी खाना बन रही है। तो ये भी है। दूसरी नंबर अगरबत्ती की जो है खुशबू है, ये भी क्या होता है कि गैसों के प्रसार की वजह से ही आती है। गैसों की खुशबू महक होती है, मान लीजिए कि कोई इत्र है या सेंट है, उसका भी हमें क्या होता है स्मेल पता चलता है, वो क्या होता है गैसों के प्रसार की वजह से ही पता चलता है। तो देखा जाए तो दोस्त उपयुक्त में सभी होगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, कहां किया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए जब परमाणु विखंडन की प्रक्रिया जब होती है तो उसके दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल कहां करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं। कहां करते हैं, बिजली बनाने में। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसका इस्तेमाल जो है बिजली बनाने में किया जाता है। बिजली परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको डायरेक्ट जो है बिजली नहीं बना लेते हैं। परमाणु विखंडन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जल से जो है वाष्प बनाते हैं। अब वाष्प बनाने से उसके बाद जो है उसको टरबाइन को नचा करके फिर जो है बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट परमाणु ऊर्जा से बिजली नहीं बन जाती है। ठीक है, उससे भाप बनाया जाता है, फिर भाप से जो है क्या किया जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि फसल संयंत्र में कवक रोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बता दीजिए कि कवक रोग कौन सा है। ठीक है, तो कपास विल्ट है। कौन सा है कवक रोग, कपास विल्ट। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कपास विल्ट जो है दोस्त एक कवक रोग है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किसने अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड जो है वो क्या है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, किसने सबसे पहले ये अनुमान लगाया था। देखिए सबसे पहले जो अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे वो एडविन हबल साहब थे। कौन थे, एडविन हबल साहब। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि एडविन हबल साहब। एडविन हबल साहब ने ही बता दिया था कि ब्रह्मांड जो है हमारा क्या है कि पूरी तरह से फैल रहा है। ठीक है, क्या है, फैल रहा है। ब्रह्मांड में क्या है कि आपका जो है बताते हैं इन्होंने कब पता लगाया दिया था कि ब्रह्मांड जो पूरी तरह से फैल रही है, एडविन हबल साहब ने ये 1929 में ही उन्होंने पता लगा दिया था। ठीक है, जब प्रकाश का इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रकाश थे
मिल्की वे में आकाशगंगा से बहुत सारे प्रकाश आ रहे थे, सभी प्रकाशों का इन्होंने क्या क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि किसी मिल्की वे से क्या होता है कि एक जो है लाल रंग की जो प्रकाश है वो मिल्की वे से क्या हो रही है कि बिल्कुल अलग हो रही है। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर प्रकाश, लाल प्रकाश जो है मिल्की वे से अगर अलग हो रही है, दूर जा रही है, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि दोस्त ब्रह्मांड जो है हमारा क्या हो रहा है कि विस्तार हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखेगा, ये एडविन साहब ने ही सबसे पहले 1929 में बता दिया था ये चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया है कि तारों और हमारी क्या है कि आकाशगंगा के व्यास को मापने के लिए कहता है कि किस प्रकार के उपकरण का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी तारों की जो है जान लीजिए व्यास को मेजर करना है या आकाशगंगा के जो है व्यास को मेजर करना है, उसके लिए हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि इंटरफेरोमीटर का करते हैं। किसका? इंटरफेरोमीटर का। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि इंटरफेरोमीटर का क्या करते हैं हम लोग कि तारे और जो है आकाशगंगा को मेजर करने में किया करते हैं, उसकी व्यास को मेजर करने में। अब थोड़ी सी ये समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आकाशगंगा है, आकाशगंगा की जो है आप मान लीजिए कि व्यास को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे? जैसे कि आपको बता दिए कि इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि दूरबीन से भी लोग जो है पता लगा करके आकाशगंगा या तारे के व्यास को पता कर लेते हैं। ठीक है, किससे? दूरबीन से मेजर करके। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि पृथ्वी से वो तारे या कोई भी आकाशगंगा जो है कितनी दूरी पर है, ये कैसे पता कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं ना दोस्त कि पृथ्वी से वो जो उसकी शाइनिंग जो होती है, मान लीजिए जैसे कि इसकी शाइनिंग है आकाशगंगा की, तो कितनी शाइनिंग कितनी बार कर रही है, इससे वो क्या कर लेते हैं कि अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, दूरबीन से देख करके। ठीक है, या कोई भी तारा है वो क्या कर रहा है कि ट्विंकल कर रहा है, चमक रहा है वो। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, तो वो ट्विंकल करने से ही वो पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी होगी, लेकिन अनुमानता पता कर लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक थे जो जड़त्व के नियम का समय क्या दे दिया है, जड़त्व के नियम के गतिज समीकरण को खोजा था। ठीक है, तो इसमें से देख लेना है। आपको हम बताते हैं कि वैसे तो आप पढ़े हुए कि जड़त्व का नियम यानी कि गति के प्रथम नियम को आप पढ़े हुएगा, जिसे जड़त्व के नियम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसका खोज सबसे पहले तो न्यूटन ने किया था, लेकिन उससे पहले की बातें बता रहे हैं कि उससे पहले भी किसी ने कर दिया था खोज, गैलीलियो साहब ने कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने ही सबसे पहले जड़त्व के नियम का खोज किया था। उसी जड़त्व के नियम को उठा करके जो है न्यूटन साहब ने अपने गति के प्रथम नियम में शामिल कर दिए थे। ठीक है, जड़त्व के नियम में क्या कहा गया था कि कोई भी वस्तु अगर गति में चल रही है तो वह गति में ही चलता रहेगा। ये गैलीलियो साहब कहे थे। पहले बता देते हैं गैलीलियो साहब ने क्या कहा था। गैलीलियो साहब ने यह कहा था कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वह तब तक गति में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। बस इतना करके जो है गैलीलियो साहब स्टॉप कर दिए थे या जड़त्व का नियम दे दिए थे वो। लेकिन जब न्यूटन साहब जब आए थे तो न्यूटन साहब ने यह कहा थी कि नहीं, कोई भी वस्तु अगर गति में चल रही है तो वो गति में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। और दूसरी चीज है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उसे पर कोई बाहरी बल लगा करके उसे जो विस्थापित न कर दिया जाए। ठीक है, तो वो तब तक जो अपनी विराम अवस्था में अपनी जो रेस्ट पोजीशन को बनाए रखेगी। तो ये न्यूटन साहब आकर के थोड़ी सी ये रेस्ट पोजीशन वाली बातें आकर के जोड़ दी थी। नहीं तो सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो इनर्सिया का जो है ये लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त्व के नियम का खोज जो है गैलीलियो साहब ने ही किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में ही उनका क्या हुआ था कि निधन हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछे जाते हैं। देखिए आपका ये होगा सेकंड नंबर आंसर करेक्ट। क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ही ऐसे प्रथम राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति थे जो क्या थे कि अपनी कार्यकाल के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर ये जाकिर हुसैन की कार्यकाल अगर देख लिया जाए तो दोस्त वो क्या थे कि 1967 से लेकर के 1969 तक के जो है उनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, वो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी क्या होती थी कि डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले कहता कि समतल मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर हिमालय के सहारे कहता है कि समतल क्षेत्र में जो फैले हुए मैदान है उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसको जो कहते हैं भांबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांबर कहते हैं। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसे भांबर कहते हैं। आप समझ लीजिए, ये चीजें बता देते हैं। देख लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये अपना हिमालय है। क्या है? ये हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है या हिमालय के जो है ये क्या है कि निचली ये क्षेत्र होता है। तो हिमालय से ठीक नीचे वाला ये क्षेत्र क्या होता है कि आपका भांबर होता है। क्या है? भांबर है।
ठीक है, इसे हिमालय के निचली क्षेत्र को कहते हैं। बाकी आगे जाइएगा तो आपको जो है ये तराई क्षेत्र मिलेगा, उसके बाद जो है खादर जो है बांगर मिलेगा। बांगर खादर बांगर जो है कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, ये चीजें जान लीजिए। तो खादर और बांगर किसे कहते हैं दोस्त? बांगर जो होता है वो बंजर जमीन होता है जिसपे उपज नहीं होती है, और खादर जो होता है वो क्या होता है कि बहुत उपजाऊ जो है भूमि होती है, वो हमेशा बाढ़ से क्या होता है कि वो मिट्टी आती जाती रहती है तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। बाकी ये भांबर है तो ये हिमालय के निचली क्षेत्र वाला जो है भांबर कहलाता है, जो 7 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैली होती है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो होता है वो किस दिन मनाई जाती है, हमें यह जानना है किस तारीख को मनाई जाती है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो होता है दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि 8 मई को मनाई जाती है। कब? 8 मई को, ध्यान रखना है ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो होता है प्रति वर्ष 8 मई को मनाई जाती है। चलिए हाँ, ये देख लीजिए अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहां स्थित है हमें ये जानना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि ये अजंता की गुफा है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा इसको। अजंता की गुफा पूरा पत्थर ही, पूरा पहाड़ ही नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये अजंता की गुफा है जो क्या है कि पहाड़ों को काट करके इसे बनाया गया है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। पहाड़ को काट करके बनाया गया, ये चीजें जान लीजिए। अब यहाँ पे जब पहाड़ को काट करके बनाया गया है तो यहाँ पे मेनली रूप से जो है कहा जाता है कि बौद्ध का स्मारक है। कहा? बौद्ध का स्मारक है। आप गौर से देखिएगा तो आपको पूरा जो है देखिएगा कि हाँ पहाड़ को ही काट करके ये क्या किया गया है कि बनाया गया है। अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संविधान सभा की प्रमुख क्या दे दिया है? संविधान सभा के कहता है कि सम्मुख किसने संविधान को प्रस्तावित किया था, हमें ये जाना। प्रस्तावना को जो है किसने प्रस्तावित किया था ये जाना है। देखिए प्रस्तावना की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, प्रस्तावना को किसने जो है ये प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किए थे कि प्रस्तावित किए थे, ठीक है। कब किए थे थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी डेट वेट पूछ दिया जाए आपको। तो 1946 ईस्वी में 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था कि संविधान सभा के जो है प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे, ठीक है। इनका मतलब उसे एक तरह से जो है उद्देश्य का प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या दिया गया था थोड़ा समझ लीजिए। ये विचारों को भी परिभाषित करता है। दूसरा नंबर ये चीजें जान लीजिए कि शक्ति के स्रोतों को भी परिभाषित करता है, मतलब ये बताता है। तीसरी नंबर ये जान लीजिए कि आधार, प्रेरणा और भविष्य, ये सभी का जो है लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये सवाल जो है पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि क्या दे दिया है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट पीसीएस होता है ना, तो उसी स्टेट पीसीएस की बातें कर रहा है यहाँ पे कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये हमें जानना है, ठीक है। चलिए स्टेट पीसीएस जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में अभी देख लीजिए अभी जो है न्यूज चल ही रहा है कि बीपीएससी का, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रही है। उसी तरह से यूपी पीपीएससी का देख लीजिएगा, स्टेट पीसीएस जो होता है तो उसमें जो है सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, हमें ये जानना है, ठीक है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अब किस अनुच्छेद के तहत करते हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो संविधान के जो है जान लीजिए कि 14वें भाग है, उसमें अनुच्छेद जो है आपका क्या है कि 315 और 323 के तहत जो है वो क्या करते हैं कि राज्यपाल के आयोग का जो है जितने सदस्य होते हैं उसका क्या करते हैं कि वो नियुक्ति करते हैं। उन्हीं के अंदर इसी आपका अनुच्छेद जो 315 323 बताया है उसी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि वह किसी भी सदस्य को नियुक्ति कर सकते हैं और बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी पावर होती है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि संविधान कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो
प्रेस जो होता है, जो मीडिया होते हैं, उसकी स्वतंत्रता का जो है वो स्वतंत्रता बोलने का या जो भी करने का जो है स्वतंत्र जो है अधिकार प्राप्त होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मीडिया होता है, कहीं भी चले जाते हैं या कहीं भी लेकर के माइक उठा करके जो है बोलना शुरू कर देते हैं, या आप देखे होइएगा तो ये जो है किस अनुच्छेद में मीडिया को जो है ये फ्रीडम दिया गया है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको करेक्ट बता देते हैं। इसमें से देखिएगा, इसमें से आपको दे दिया, क्या दे दिया, 16 दे दिया, 17 दे दिया, 18 दे दिया, 19 दे दिया। किस अनुच्छेद के तहत जो है मीडिया को फ्रीडम प्राप्त हुआ? देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद जो है 19 के पहले के ए में क्या है कि ये जो है बोलने की और जो है सवाल पूछने की जो है स्वतंत्रता, फ्रीडम जो है ये प्राप्त है मीडिया लोगों को। ठीक है, बाकी आपको बताते हैं कि ये 16 आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आर्टिकल 16 भी आपको क्या किया जाए कि पूछा जाए। तो जितने भी भारत में जो नागरिक है उसके रोजगार की जो है समानता का अधिकार जो है इसमें क्या चर्चा किया गया है कि सभी जितने भी भारत में नागरिक है सभी को जो है समान रूप से जो है क्या होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 की अगर बात कर लेते हैं, ये अनुच्छेद 17 की बातें कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है दोस्त? अनुच्छेद 17 में जो दिया गया है वो अस्पृश्यता का जो है चर्चा किया गया है, मतलब छुआछूत की जो है चर्चा, इसमें अस्पृश्यता की जो है चर्चा किया गया है ये अनुच्छेद में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 18 की अगर बात कर लेते हैं, ये आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में जो है एक तरह से मान लिए तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बातें कही गई है। ठीक है, बाकी 19 आपको बता दिए हैं कि बोलने की और सवाल पूछने की स्वतंत्रता जो है मीडिया लोगों को दिया जा रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि गवर्नर मतलब कि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी मंजूरी कौन करता है? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि स्टेट में जो है क्या होता है कि लगा दिया जाता है ना, वो अध्यादेश लगा दिया जाता है, इमरजेंसी लगा दिया जाता है। तो इमरजेंसी मान लीजिए कि लगा दिया जाता है, अध्यादेश लगा दिया जाता है, अध्यादेश कहिए, तो अध्यादेश लगाता है तो डायरेक्ट जो है गवर्नर नहीं लगाता है या राज्यपाल नहीं लगा देता है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई क्या करता है कि परमिशन देता है, उसके बाद क्या करता है कि वो वहां पे क्या होता है कि अध्यादेश जारी होता है। ठीक है, तो उसकी राज्यपाल को परमिशन आखिर कौन देता है? राज्यपाल डायरेक्ट अपने मन से नहीं लगा सकता है उस चीज को। तो देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि विधानमंडल। कौन? विधानमंडल। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि विधानमंडल। जब तक विधानमंडल ये न कह दे कि ठीक है अब अध्यादेश जारी कीजिए, लिखित में न देते, तब राज्यपाल या गवर्नर कहिए उसको, वो तब तक अध्यादेश जारी नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ठीक है मंजूरी न दिया, राज्यपाल को दे दिया कि ठीक है हमें जो है अध्यादेश जारी करना है, आप जो हमें कानून मतलब कि एक आदेश दीजिए, मतलब मंजूरी दीजिए, तो कितने दिनों तक के अगर मंजूरी न दे तो वो जो है अध्यादेश जो है ऑटोमेटिक जो है खारिज हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीजें जान लीजिए कि 6 सप्ताह तक के अगर विधानमंडल जो है राज्यपाल को मंजूरी न दे, लिखित में न दे कि ठीक है आप अध्यादेश जारी कीजिए चाहे न कीजिए, अगर लिख करके ये चीजें न दे तो जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने जा रहा था वो 6 सप्ताह के बाद जो है ऑटोमेटिक क्या होता है कि कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 6 सप्ताह कभी कभी पूछ देता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा संगठन कहता है कि उधारकर्ताओं को ऋण जो पृष्ठभूमि पर उपलब्ध कराती है? तो ऋण जो पृष्ठभूमि पर उपलब्ध कराती है, तो इसमें से देख लीजिए आपको बताते हैं कि ये सीआई बिल। कौन? सीआई बिल क्या करता है कि आपको जो है पृष्ठभूमि पर जो है उधारकर्ताओं को ऋण जो है प्राप्त कराती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पे कहता है कि किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये चीजें जान लीजिए कि भारत में जो 50 रुपए के नोट जो होता है उस पे क्या होता है कि आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसका? आरबीआई के गवर्नर का। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि आरबीआई के गवर्नर का होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ 1 रुपया के नोट को छोड़ करके जान लीजिए जितने भी नोट जारी होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का क्या होता है कि हस्ताक्षर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो है इसमें से कौन सा दिया गया नई राष्ट्रीय कृषि नीति का रूप दिया गया, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि नई राष्ट्रीय कृषि की जो नीति दी गई है किस रूप में वर्णन किया गया है, ये हमें जानना है। देखिए इंद्रधनुष की क्रांति, क्या इंद्रधनुष की क्रांति का नाम दिया गया है, रूप दिया गया है। नई जो कृषि जो नीति है सो, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति नई वाली आई है सो, ये इंद्रधनुष की दी गई है क्रांति। तो पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मदरिया जो है, अतजरिया जो है, वो शब्द जो है किससे संबंधित है, ये हमें जानना है। तो मदरिया अतजरिया जो है शब्द का इस्तेमाल जो है कहां किया जाता है दोस्त? स्टॉक मार्केटिंग में किया जाता है। कहां? स्टॉक मार्केटिंग में, शेयर बाजार में।
ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि शेयर बाजार में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आखिर जो है ये इसका नाम मतलब मदरिया का मतलब क्या होता है और जो है ये तंजरिया का मतलब तेजरिया का मतलब क्या होता है। मदरिया का ये चीजें होता है कि जैसे कि मान लीजिए बियर, जानते हो ये क्या बियर बुल स्टॉक मार्केटिंग में होता है। तो बियर का मतलब होता है कि जय बदरिया, बुल का मतलब होता है क्या तेजरिया। तो बियर बुल का जो है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मदरिया तेजरिया को। तो बियर बुल अगर कहता था आप आराम से मार देते कि चलो स्टॉक मार्केटिंग, लेकिन तेजरिया मदरिया दे दिया इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसका स्टॉक मार्केटिंग में ही क्या होता है कि इस वर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इंग्लैंड में क्या था कि गृह युद्ध जो था वो कितने वर्षों तक के चला था, हमें ये जानना है। देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला था वो कितने समय तक के चला था दोस्त, 9 वर्षों तक के। कितने वर्षों तक के चला था, 9 वर्षों तक के। ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि गृह युद्ध जो इंग्लैंड में चला था वो 9 वर्षों तक के चला था। कब से कब तक चला था कभी कभी समय पूछ देगा, तो ध्यान में रखिएगा गृह युद्ध जो इंग्लैंड में चला था वो 1642 से लेकर के 1651 तक के, यानी 1642 से लेकर के 1651 तक के ये चला था, 9 साल तक के। लेकिन ये 3 पार्ट में चला था। डायरेक्ट 1642 से लेकर के 1651 तक की युद्ध नहीं चलता रहा, बीच में ड्रॉप भी हो गया था। कब कब से कब तक चला था थोड़ा सा जान लीजिए। पहला युद्ध जो चला था वो 1642 से लेकर 1646 तक के चला था, 4 साल। उसके बाद जो है फिर जो है क्या हुआ कि दूसरा युद्ध जो है 1648 में हुआ था। क्या हुआ था, 1648 में। उसके बाद जो है फिर तीसरा युद्ध जो चला था वो जान लीजिए कि 1650 से लेकर के 1651 तक के चला था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अष्ट दिग्गज दे दिया है कि अष्ट दिग्गज जो था वो किस राजा के मतलब किस राजा से संबंधित था, ये हमें ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बताइए कि ये अष्ट दिग्गज जो था वो किस राजा के संबंधित है, ये हमें जानना है। देखिए ये अष्ट दिग्गज का जो प्रयोग किया गया था वो कृष्ण राय के दरबार में किया, मतलब कृष्ण राय के समय में किया जाता था। कृष्ण राय जो राजा थे उन्हीं में ये क्या था कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज क्या था ये बता देते हैं। वैसे जान लीजिए कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। अष्ट दिग्गज कहने का मतलब क्या, कोई 8 वो पहलवान नहीं थे। कृष्ण राय के समय में 8 बड़े बड़े विद्वान कवि थे जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 8 जो कवि थे उसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि महात्मा गांधी जो थे वो किस कानून को काला कानून जो है कहा था, हमें यह जानना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि काला कानून कौन था, रोलेक्ट एक्ट था। क्या था, रोलेक्ट एक्ट, जो 1919 को जो है पारित हुआ था। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि रोलेक्ट एक्ट। अब थोड़ा सा जान लीजिए, शायद जो नहीं जानते होंगे लोग उन्हें हम बता देते हैं कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। वैसे सभी लोग मुझे लगता है कि जानते ही होंगे कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। ये एक क्या था कि कानून था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू क्या हुआ था कि ये पारित किया गया था। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सेना को यह अधिकार दे दिया था कि जाओ किसी को भी बिना दलील देना, बिना सुनवाई के, जिसपे भी शक हो उसको क्या करो कि पकड़ करके जेल में रख दो। ठीक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बिना सुनवाई के, बिना दलील के उसको क्या शक के आधार पे, डाउट के आधार पे उसको पकड़ करके जेल में रखा जा सकता था। ठीक है, उस पर अत्याचार भी किया जाता था। तो इसे ही देखते हुए महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून के यानी ब्लैक लॉ के नाम से इन्हें जो है कहा था, या ब्लैक बिल कहिए, रोलेक्ट एक्ट जो है बिल ही था। तो वो एक बिल था, उस बिल में ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये बातें मतलब अपने सेना को अधिकार दे रखी थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस अंतरराष्ट्रीय जो है फुटबॉल मैच की सामान्यतः अवधि कितनी होती है। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है, टाइमिंग कितनी होती है दोस्त, 90 मिनट होती है। कितनी होती है, 90 मिनट। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल जो खेले जाते हैं उसकी समय अवधि होती है 90 मिनट होती है, 90 मिनट। अब ये जान लीजिए कि 2 पाली में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, 2 पाली कहिए या 2 पारी कहिए, 2 इनिंग कहिए। ठीक है, 2 इनिंग में क्या किया जाता है कि इसको जो है डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये जान लीजिए कि पहला इनिंग जो होता है वो 45 मिनट का होता है, दूसरा इनिंग जो होता है वो कितना होता है कि 45 मिनट का। तो 45 करके क्या होता है कि 90 मिनट का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 90 मिनट का इनिंग खेला जाता है। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि थर्ड आई खेल जो होता है वो शब्दावली जो है किससे संबंधित है, हमें यह जानना है। ठीक है, हाँ, तो थर्ड आई जो है ये हमें किससे संबंधित है ये जाना है। देखिए थर्ड आई जो है शब्द जो होता है वो किस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्त, थर्ड आई जो है वो क्रिकेट में किया जाता है। कहां किया जाता है, क्रिकेट में। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि थर्ड आई का इस्तेमाल जो होता है वो क्रिकेट में किया जाता है। थर्ड आई का क्या मतलब होता है दोस्त, ये एक तरह का कैमरा हो जाता होता है जो माउंटेड कैमरा होता है, जो ऊपर लगा होता है। ठीक है,
दाएं बाएं नहीं लगा होता है। सामान्य कैमरा जो होता है उससे बिल्कुल वो अलग कैमरा होता है जो हर एक चीज को बारीकी से देखता है, उससे बच पाना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर किसी भी एंगल से बॉल या विकेट गिरती है तो वो थर्ड आई में रिकॉर्डेड होती है, उसे पूरी स्पष्ट तरीके से देखी जाती है जो ऊपर माउंटेड लगी होती है ये। ठीक है, तो एक तरह का कैमरा होता है ये चीजें, इसी को थर्ड आई नाम दिया गया है जो क्रिकेट में होता है, जिसको ध्यान में रखना है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए लक्षद्वीप कह रहा है कि लक्षद्वीप जो समूह होता है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्त उसमें द्वीपों की जो संख्या है लक्षद्वीप में वो टोटल कितनी है, 36 है। कितनी, 36। देखिएगा ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो लक्षद्वीप है उसमें द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 10 द्वीप पे क्या हुए है कि लोग बसे हुए हैं 10 द्वीप पे, बाकी 26 द्वीप पे नहीं बसे हुए हैं। उसमें सबसे छोटा जो द्वीप है वो केंद्र शासित द्वीप कहलाता है भारत का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कि महाभारत के लेखक कौन थे, हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए महाभारत के लेखक की अगर बात कर लेते हैं तो अपने महाभारत के जो लेखक थे ये वेद व्यास साहब थे। कौन थे, वेद व्यास, मुनि वेद व्यास। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। ठीक है, चलिए अब बता देते हैं आप लोगों को, इतना क्वेश्चन था आपका टेस्ट में ही था। अब बता देते हैं कि जो लोग क्या है कि टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो थे ये टेस्ट के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप कहां से टेस्ट लगा सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। दोस्त ध्यान रखिएगा, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा, ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे क्या होगा कि आपका नॉन स्टॉप जो टेस्ट है उसको क्या कीजिएगा कि परचेज कर लीजिएगा। इसी पे आपका क्या होता है कि टेस्ट होता है। ठीक है, और इसी पे यहीं पे आपको क्या होगा कि डिस्कशन मिलेगा। जब तक एग्जाम चलेगा दोस्त तब तक हम टेस्ट लेकर के डिस्कशन यहीं पे आपको कराते रहेंगे। ठीक है, डिस्कशन वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।